अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पीडीएम की तश्कील से लेकर आज तक अगर बात की जाए तो हमने देखा कि पूरी इस तहरीक में जो बयानिया चला वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब का ही चला। ना इस्तीफे आए, ना लॉन्ग मार्च हुआ, ना धरना, ना ही इलेक्शन के बाइकआउट की जो बातें हो रही थी वो हुआ। और फिर हमने देखा कि नून लीग के वोटों से ही यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सेनेटर बनवा दिया गया। और अब खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट में अपना ऑपोजिशन लीडर लाने का फैसला कर लिया है। नून लीग और पीपल्स पार्टी अपना ऑपोजिशन लीडर लाने के लिए बाजिद हैं। हालांकि ये पहले तय हो चुका था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, बल्कि ये वादा किया गया था, ये कहा जा रहा है कि अगर गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। लेकिन अब इस मामले पर हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। नून लीग एक जानिब बाजिद है कि हम अपना ऑपोजिशन लीडर लेकर आएंगे। इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ बड़ा खुलकर सामने आ चुका है। अब आगे सूरत हाल होगी क्या? क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि लॉन्ग मार्च की तैयारी जारी रखें, लॉन्ग मार्च होगा। और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि एक आध जमात अगर साथ नहीं देती तो तहरीकें रुका नहीं करती। तो अब सवाल ये पैदा हो गया है कि यहाँ के क्या पीपल्स पार्टी माइनस पीपल्स पार्टी भी, जेयूआई और नून लीग मिलकर आगे इस सूरत हाल को आगे लेकर चलेंगे? सूरत हाल आगे बनेगी क्या? सारे मामले पर बात करेंगे नाज़रीन। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब की जानिब से भी ये कहा गया कि हुकूमत ने 5 साल के लिए मैंडेट दिया है और 5 साल बाद ही एहतसाब होना चाहिए कि हमने आवाम के लिए क्या किया, क्या डिलीवर किया। इसके साथ साथ कल भी इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया कि पीडीएम खतरा नहीं है, महंगाई बड़ा चैलेंज है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महंगाई कम कैसे होगी? इससे पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब की जानिब से ही दर्जनों बार नोटिस लिए जाते रहे, लेकिन महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती रही। अब हल क्या है? सारे मामले पर बात करेंगे। और बात करने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट जनाब मुबशिर बुखारी साहब ने, सीनियर साफी जनाब अदील वड़ाइच भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगी, हमारे नुमाइंदे टिका खान सानी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। टिका खान सानी, अब ये जो सारा मामला है, पीडीएम के यू टर्न ने तो हुकूमत के लिए खुला मैदान छोड़ दिया है, लेकिन जाहिर है अब हुकूमत ने सर्वाइव करना है तो परफॉर्मेंस दिखानी होगी, कारकर्दगी दिखानी होगी। क्या खबरें, क्या लाहे अमल है हुकूमत के पास और क्या करने जा रही है हुकूमत? जी बिल्कुल, इसके अलावा कोई लाहे अमल नहीं है कि कारकर्दगी दिखाना होगी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने बिल्कुल ठान ली है और बड़े फैसले करने जा रहे हैं। बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान न सिर्फ काबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं, बल्कि मेरी इतलात के मुताबिक एक निज़ाम में भी बहुत सारे तब्दीलियाँ ला रहे हैं। ख़ास तौर पे गवर्नेंस का जो निज़ाम है, गवर्नेंस में हंगामी बुनियादों पर तब्दीलियाँ ला रहे हैं और रिफॉर्म्स कर रहे हैं। रिफॉर्म्स का जो एजेंडा था अब उस पर अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस दिन एतमाद का वोट लिया था उसी 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी थी, जिसके साथ वज़ीर आज़म इमरान खान रोज़ाना की बुनियाद पर राब्ते कर रहे हैं, इजलास अटेंड कर रहे हैं और वो कमेटी सिफारिशें तैयार कर रही है। बड़े तगड़े उसमें वज़ीर शामिल हैं और सियासी लोग भी शामिल हैं। एक तो शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खट्टक, फवाद चौधरी, शिबली शफकत महमूद और दीगर जो सीनियर वज़ीर हैं वो इस कमेटी में शामिल हैं। और साथ ही अगरचे शिबली फराज अभी वज़ीर नहीं दोबारा बन पाए, लेकिन वो कमेटी में शामिल हैं। और दूसरी तरफ शेख रशीद और दीगर अहम वज़रा भी शामिल हैं, इत्तेहादी भी। और साथ ही जो सियासी टीम है वो मिरकियानी जो सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के, सैफुल्लाह खान न्याजी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, ये रिकमेंडेशन तैयार कर रहे हैं, परफॉर्मेंस देख रहे हैं, किस किस वजीर ने कितना अच्छा डिलीवर किया, किसने बुरा। माजरत के साथ ये तो चले ठीक है, इनको लेट ख्याल आ रहा है क्या करना है, लेकिन अहम सवाल जो लोग पूछ रहे हैं, पार्टी के अंदर पूछ रहे हैं कि भाई जो तब्दीलियाँ लाने का अमल था, जो आमतौर पर पार्टी के अंदर लोग कह रहे हैं कि जी बुज़दार को, महमूद खान को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को तब्दील करना इस वक्त हो गया, जिन्होंने जिसको कहना चाहिए फैसला साजी की कुव्वत हाईजैक कर ली प्राइम मिनिस्टर की। लोग तो ये सवाल कर रहे हैं वहाँ कोई तब्दीली आ रही, कोई नए बंदे आ रहे हैं? देखिए, एक तरफ तो लोगों का सवाल और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी हुकूमत और उनकी काबीना, जब उनकी कोर कमेटी ने एतमाद का इजहार कर दिया वज़ीर आला के ऊपर तो फिर बात बाकी नहीं रह गई। अब वज़ीर आज़म एतमाद कर रहे हैं, कोर कमेटी एतमाद कर रही है, जिन्होंने हुकूमत चलानी है वो मुतमईन है। लोगों के सवालात, प्रेशर ज़रूर है, लेकिन इमरान खान इसी वज़ीर आला से मज़ीद 2.5 साल जो है वो परफॉर्मेंस लेंगे। बल्कि जो रिफॉर्म्स का एजेंडा है अब वो पंजाब में सबसे पहले शुरू हो रहा है। महंगाई का खात्मा,
तरजीह है इस रिफॉर्म्स एजेंडे में। भी कहा जा रहा है कि महंगाई अव्वलीन तरजीह होगी। इससे पहले भी मुतादिद बार नोटिस लिए गए, लेकिन उस तरीके से हमें फायदा होता हुआ नजर नहीं है। अब आपको लगता है कि तब्दीली अगर की जाती है तो सूरत हाल देखिए, मैं एक कमेंट करूंगा। आपने अभी बयानी की बात की थी कि नवाज शरीफ साहब का या पीडीएम का बयानिया नहीं बिका और बिका तो जरदारी साहब का बिका। देखें, अब ये इसमें दो राय नहीं है। मैं अदील देख रहा था, 3-4 बड़े कॉलम नवीस जो नरम गोशा रखते हैं PMLN के लिए और पीडीएम के लिए, उन्होंने कहा कि जी तज्ज़िया और तकफ़ीन का इंतज़ाम करना चाहिए। जनाजा उठ गया पीडीएम का, ख़त्म होगी, जहाँ से शुरू थी 16 तारीख को ख़त्म होगी। देखिए, ये बात तो मेरा ख्याल है जो वर्स्ट क्रिटिक है उनको भी मानना पड़ेगा कि जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया था वो अवामी बयानिया नहीं बन सका। इवन पॉलिटिकल पार्टीज ने भी उसको ऑन नहीं किया, ख़ासतौर पे बड़ी ये पार्टी जो है पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। अब लोग कह रहे हैं कि जी एक तरफ पीडीएम का अपना मसला, दूसरा जो सबसे बड़ी पार्टी अपोजिशन की थी PML, उसकी सर्वाइवल मुश्किल में पड़ गई। अब देखें, लोग क्यों कह रहे हैं कि जी अब इनको PMLN को ख्वाबों की दुनिया से निकलना होगा, इन्हें एक मौसर हिकमत अमली और एक मौक़िफ़ बनाना होगा। अदरवाइज़ फिर यही होगा कि लोग कहेंगे कि जी इनको फिर दो हिस्से बना देने चाहिए, एक पावर पॉलिटिक्स करे और एक उसूली मौक़िफ़ पे रहने वाली पार्टी बने। तो मेरा ख्याल है जितना ज़बरदस्त नुकसान बुरे तरीके से PDM को हुआ है, वक्त लगेगा उनको अपने मामलात बेहतर करने में। लेकिन प्रोसेस में मुझे लगता है सोनिया कि ये एक सुनहरी मौका 3.25 साल के बाद वो हुकूमत जिससे बहुत तवक्कुआत हैं वो पूरी नहीं हो रही। टिका खान सानी जो बता रहे थे वो अपनी जगह, लेकिन हमारी इतलात यही है कि प्राइम मिनिस्टर को स्टेटस को नहीं चलने दे रहा। पार्टी के अंदर इलेक्टेड अनइलेक्टेड की बहस नहीं, अभी जान छूट रही। पार्टी के अंदर और कोर कमेटी के अंदर जिस तरह बातें होती हैं, किसी एक मौक़िफ़ पे इकट्ठे नहीं होते, जब होते हैं तो एक कोई प्लान बनता है तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से नहीं होती। लेकिन आप कह रहे हैं ना हंगामी बुनियादों पर जो देखिए, है हंगामी तब्दीलियां हो रही हैं, सवाल ये है सोनिया, आप मैं रोज़ाना एक बात कर रहे होते हैं, सब लोग अदारे भी तवक्को कर रहे हैं कि जी लोगों के मसाइल, गवर्नेंस, आज लॉ एंड ऑर्डर जितना बुरा पंजाब में कहीं भी नहीं है। ठीक है, 13 करोड़ का सूबा जो असल पंजाब और अगला बैटल ग्राउंड सियासी बनने जा रहा है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। अब वो पहले भी एक दफ़ा शायद जिक्र किया था, बड़े टॉप के लीडर थे मरहूम हमारे सियासतदान अनवर अजीज चौधरी साहब, उन्होंने एक जुमला एक दफ़ा कहा था कि बड़ी मुश्किलों से नवाज शरीफ और PMLN से हमारी जान छूटी थी, इन्होंने जो कारकर्दगी नहीं दिखाई वो दोबारा हम पे सवार होने जा रहे हैं PMLN वाले। तो मेरा ख्याल है अब ये कहानियां डालने का वक्त नहीं है, मीटिंगें कर लें, बुला लें, ये कर लें, वो कर लें, फौरी फैसले एक एक जगह पे होने चाहिए। बिल्कुल। अदील, आपकी तरफ आऊंगी। कल इमरान खान साहब ने भी कहा कि PDM से खतरा नहीं है, महंगाई चैलेंज है। जाहिर है हुकूमत को खुद इदराक है कि महंगाई है और अवाम इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं। आपको लगता है कि इस वक्त चैलेंज सबसे बड़ा कारकर्दगी प्लस ये महंगाई है? आगे जाहिर है रमजान मुबारक का महीना भी आने वाला है, वो भी एक टेस्ट केस होगा गवर्नमेंट के लिए। रिलीफ दे पाएगी गवर्नमेंट जिस तरह से तब्दीलियों की भी बात हो रही है? देखें, एक बात तो है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुद ये रियलाइज हो गया है। अब वो जहां वो पहले बहुत ज्यादा ये बात किया करते थे, NRO नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, अब वो अपने हर इवेंट पे ये बात करते हैं कि हमारे पास 2.5 बरस रह गए हैं, हमारे पास 2.5 बरस से भी कम अरसा रह गया है। इस हवाले से इस तरह टिका खान सानी भी बता रहे थे कि गवर्नेंस में इस हवाले से बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है इसमें तब्दीलियां होने जा रही हैं, काबीना में तब्दीलियां होने जा रही हैं। अब कानूनी लेवल पर भी कुछ चीजें जो हैं उनको उनके हवाले से हम फैसले किए जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद जो वफाक का जो कंट्रोल है ये बड़ा महदूद हो गया था। और अब जो कमोडिटीज के हवाले से, इनकी डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से जो सबसे बड़ा इशू आ रहा था, उसमें आईनी और कानूनी बहुत से मसाइल थे। जो प्राइसेस फिक्स करने के हवाले से इमरान खान को ये रियलाइज हो गया है कि सूबे उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे और उसमें बदनामी का सामना जो है वो वफाकी हुकूमत को करना पड़ रहा है। तो अब एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाने की तैयारी हो रही है, वो ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ये ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, इस बात का भी क्योंकि इस बात का भी इम्कान है कि ये बिल की सूरत में भी असेंबली में ले आया जाए, लेकिन ये बता रहे हैं कि इनिशियली इसको ऑर्डिनेंस की सूरत में लाया जाएगा और उसमें जो डिमांड एंड सप्लाई की इंफॉर्मेशन है मुल्क भर से ये इकट्ठी करने के हवाले से वफाकी हुकूमत को इख्तियार मिल जाएगा और जो पूरे मुल्क में। लेकिन अदील एक चीज़ बताइएगा, अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि इल्ज़ाम लगाते हैं ओपोनेंट्स भी, लिखने वाले भी, शायद मेरा ख्याल है नरम गोशा रखने वाले PTI को, वो भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक के बाद दूसरी लड़ाई पिक करते हैं। अब सुनने में आ रहा है इलेक्शन कमीशन को भी टेक ऑन करने का प्लान है इनका। आपको लगता है कि उस तरफ जाएंगे? ये जा चुके हैं, एहतशाम साहब जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से सबसे पहले जो हुकूमत की स्ट्रेटजी है वो ये है कि
सियासी तौर पर इस पर इनको दबाव डाल के एक एग्जिट दे दिया जाए कि बाइज्जत तरीके से खुद चले जाएं, क्योंकि हुकूमत इस हवाले से बैठने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है और इलेक्शन कमीशन के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि कितने बड़े स्टेक होल्डर ने। बल्कि मैंने तो अपने कैरियर में पहली मर्तबा देखा है कि कोई हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अदम एतमाद कर रही है, उससे पहले अपोजिशन कर रही होती थी। हाँ। और अब ये जो वुज़रा हैं वो तो ये बयान दे रहे थे। कल प्राइम मिनिस्टर ने तहरीरी तौर पे जो स्पीकर को एहतशाम साहब लिखा है, खत लिखा है, उसमें इसको डॉक्यूमेंट बना दिया है, उसमें लिख करके इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। और ये लग रहा है कि ये मामला अब आगे जाता जा रहा है। उससे पहले कि बुखारी साहब की तरफ जाएं, ये भी ठीक है कि पंजाब को एक इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर हैं उन्होंने मामला डिक्टेट किया और मिसगाइड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुख्तलिफ फैसले करवाने में। हुकूमत के पास जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, हुकूमत जो ये सारा जो माहौल, ये महाज शुरू हुआ है, वो ये शुरू हुआ है कि डस्का इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के हवाले से ऐसा कुछ हुआ है कि जो फैसला साजी में कुछ चीजें गलत की हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हुकूमत ये समझती है, और यही वजह है कि हुकूमत इसको आगे कानूनी महाज पे ले जाने का इरादा भी रखती है। ठीक है, सही, कानूनी महाज पर ले जाने की बड़ी खबर दे दी, बिल्कुल बड़ी खबर दे दी है। लेकिन यही चीज अगर मुबश्शिर बुखारी साहब मैं आपकी तरफ लेकर आऊं, अब जाहिर है जिस तरह से अभी डिस्कशन भी हो रही है, मसाइल बहुत ज्यादा हैं हुकूमत के लिए, जाहिर है डिलीवर नहीं कर पा रही हुकूमत परफॉर्मेंस के, गवर्नेंस के, इस पर बात करेंगे मुबश्शिर बुखारी साहब से। लेकिन एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुबश्शिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरीके से अभी बात हो रही थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, और अदील जिस तरह से बात कर रहे थे कि अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है, आपको क्या लगता है हुकूमत ने ये जो महाज खोल रखा है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, ये दुरुस्त है, या फिर आपको लगता है कि हुकूमत खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है? मुझे तो समझ नहीं आ रही अभी कि हुकूमत में क्लैरिटी है किधर। देखिए, अगर हम बात करें आज किसी भी रियासत के अदारे के हवाले से, तो हम रियासत के अदारों पे हमला कर रहे होते हैं। अगर कोई अपोजिशन पार्टी नैब या जुडिशरी के हवाले से बात करे या कुछ दूसरे इंस्टीट्यूशंस के हवाले से बात करे, तो वो भी रियासती अदारों पे हमलावर होती है। लेकिन अजीब सी बात यह है कि अब हुकूमत खुद ही इलेक्शन कमीशन को जब उस पर फिंगर पॉइंटिंग कर रही है, तो क्या वो अदारों पे हमलावर नहीं हो रही? जिस बात पे दूसरों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हुकूमत खुद ही खुद भी वही कर रही है। और मेरा ख्याल है कि एक और बैटल में जा रही है जो कि इस वक्त उसे सूट नहीं करता, क्योंकि बहुत फ्रंट्स पे हुकूमत को लड़ना पड़ रहा है। इंतजामी फ्रंट अपनी जगह ठीक है, आपका आज का नैरेटिव है कि पीडीएम जो है वो टूट गई है, आने वाले दिनों का आप कुछ नहीं कह सकते क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट्स आते हैं सियासत में, और हमने देखा कि शार्प टर्न्स भी आते हैं और सडनली मूव्स भी बनती हैं। तो वो भी अपनी जगह पे है, महंगाई का जिन अपनी जगह पे है, सुप्रीम कोर्ट में अभी जो अपनी जगह पे है, काजी फायद ईसा का रेफरेंस जो किया, तो ऐसी सूरत हाल में एक और महाज खोलना मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए अपने लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है। अब आने वाले दिनों में देखिए, ये भी और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये भी अगर इलेक्शन कमीशन चूंकि इंडिपेंडेंट बॉडी जरूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से स्प्रिंग तो मूव्स होती हैं। अगर वो शिकायत अपने तौर पे करते बजाय इसके कि इसको एक पब्लिक इशू और बना लेते और अपने ऊपर ही सवालात को इनवाइट कर लेते। सही। एहतशाम साहब, ये जो मुबश्शिर बुखारी साहब बात कर रहे हैं कि मुतनाज़िर तो रोल ज़ाहिर रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन का, लेकिन हमने देखा डस्का इलेक्शन के बाद जो फैसला आया था, कहीं ना कहीं क्रेडिट लिया था गवर्नमेंट की जानिब से कि इदारे खुद मुख्तार हैं, हमारी हुकूमत में हम प्रेशराइज नहीं करते। लेकिन अभी ये जो मूव है, जिस तरह से अभी बात हो रही है कि ये लड़ाई बड़ी आगे तक जाएगी, आपको लगता है कि हुकूमत सही डिगर पे जा रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ा तो हुआ है। अब आप लाख कहें, लेकिन जैसे मुबश्शिर बुखारी साहब भी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे दीगर इदारे भी, तो जिस तरह से नैब के किरदार पर ऑपोजिशन सवालात उठाती है, फिर दूसरे इदारों पर पहले इसी पे आ जाए ना। देखें, अदलिया और उसके बाद नैब का जरा मामला डिफरेंट है, क्योंकि इनके बारे में अगर कुछ फाइनली करना है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपको उनका केस भेजना पड़ेगा। देखिए, अब इसमें इलेक्शन कमीशन, और फिर आप देखेंगे जब भी इसकी इलेक्शन कमीशन की सोनिया तश्कील होती है, उसके बाद 4 मेंबर्स होते हैं।
चारों सूबों से एक एक मेंबर इलेक्ट किया जाता है और उसमें लाया जाता है और उसमें फिर ये होता है कि पूरी की पूरी कोशिश होती है जो भी हुकूमत होती है सूबे में वो अपना ऐसा बंदा भेजे जो उसको फेवर करे। अब जो इतलात बहुत सारी सामने आई हैं, मुबश्शिर साहब लाहौर में बैठे हैं, हमारी भी इतलात यही हैं कि जो पंजाब से मेंबर हैं उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया है PDM को और जिस तरीके से वो मामलात को आगे लेके गए हैं अभी बड़ी ज़बरदस्त कहते हैं रेपुटेशन की बात करते हैं शेख रईस साहब भी जो इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर साहब भी, लेकिन कहा जाता है कि जी वो उनको दबाव में ला के या मिसगाइड करके या इसको कहना चाहिए कि कोई ऐसे तरीके से फैसला करवाया गया जो अब कहने वाले लोग हैं कि ये गलत फैसला हुआ। अब आप मुझे बताएं कितने दिन हो गए हैं कोई रिएक्शन आ रहा है, हुकूमत के लोग कितने टिका के बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जिसने फ़ौरन ही रिएक्शन अपना दिया था इलेक्शन के बाद जब हुकूमत ने शिकायत की थी, अब वो खामोश हैं, बैठ के क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले। देखें हुकूमत जितनी भी ख़राब कारकर्दगी वाली हो, सोनिया हमेशा याद रखें हुकूमत हुकूमत होती है। जब हुकूमत में बैठ के हुकूमत का प्राइम मिनिस्टर, हुकूमत के अदारे के बाकी लोग जब किसी पे उंगली उठा रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अननोटिस बात चली जाए, फिर डेफिनेटली सवाल उठाया जाता है, बट डेफिनेटली उसके तह तक मामला पहुंचाया जाता है। हाँ, तो मेरा अपना ख्याल है कि ये वक्त आ गया कि फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी सोचना होगा कि भी क्या वजह है कि जो इलेक्शन कमिश्नर खास तौर पे कि मेरी इतनी तारीफ करते करते मेरे खिलाफ बातें हो रही है, क्यों है? मेरा ख्याल है उनको भी सोल सर्चिंग करनी होगी। अभी एहतशाम साहब भी बात कर रहे हैं कि ज़ाहिर पार्लियामेंट में जो प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी उस पर इलेक्शन कमीशन के बारे में जो कहा गया एकदम से नोटिस लिया गया, लेकिन क्या वजह है? वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बड़ा मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया, रद्द अमल आया नहीं है कोई। जी ये हैरानकुन है और इस पे इलेक्शन कमीशन के पास वो तमाम क्लिप्स उसी दिन पहुंच गए थे, उनका जो मीडिया विंग ने पहुंचा दिए थे और उसके बाद तवक्को यही की जा रही थी जी कि एक आध रोज में इस पे कोई रिएक्शन आ जाएगा, रद्द अमल आ जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस अंदाज में बात की जाएगी, क्योंकि जो 3 वुज़रा ने शफकत महमूद साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने, शिबली फराज साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बुनियादी तौर पर ये इन तीनों की कोई जाती राय तो नहीं थी, ये वफाकी काबीना का एक किस्म का फैसला था जो उन्होंने एक सियासी अंदाज में चीज सामने रख दी, ये कानूनी अंदाज में नहीं अभी रखी ये। और वो वक्तन फवक्तन इशारे भी दे रहे हैं, कभी कॉन्टेम्प्ट की बात की जाती है, कभी किसी और अंदाज में बात की जाती है, लेकिन अभी तक यही कहा जा रहा है कि जी रेफरेंस के हवाले से अभी कोई प्लान नहीं है। मैंने फरोग नसीम साहब से बात की कि क्या कोई ऐसा रेफरेंस लाने के हवाले से कोई गौर हो रहा है, क्योंकि आप ही रेफरेंस आमतौर पे लेके आते हैं, तो उन्होंने कहा जी ये काम वजारत पार्लिमानी अमूर करेगी, बाबर अवान साहब की डोमेन में आता है, तो वो इस पे कुछ कह सकते हैं। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रद्द अमल ना देना, ये खामोशी 2-4 दिन गुजर जाने तक हैरानकुन है। रद्द अमल तो उनको देना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा स्टेक होल्डर हुकूमत, एक बड़ा स्टेक होल्डर, बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जब वो एक बड़े इदारे पर जिस पर सबका इत्मीनान होना जरूरी है, जिसने आगे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने, जिसने आगे बाई इलेक्शन कराने, जिसने आगे 2023 के इलेक्शन कराने हैं, तो ये इलेक्शन कमीशन के लिए वाकई लम्हा फिक्रिया है। और अब वो ये सोच रहे हैं कि कोई हम दोबारा रिएक्शन में ऐसी बात ना कर दें जो हमें फिर लेने के देने पड़े। एक चीज अदील देखे, मैं इसमें ऐड करूंगा और उस पर भी आप कमेंट कीजिएगा, फिर बुखारी साहब भी इस पर जरूर बात करें। देखिए अब बाज़ हवालों से हुकूमती अदारे हों या अदारों के सरबराह हों या उनके मेंबर्स हों, कभी ना कभी आफ्टर ऑल हमारी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, उनके ख़ानदान रिश्तेदार अगर करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर आते हैं या कोई गलत फैसले होते हैं, वो कहते हैं जी हमारे खिलाफ आप कैसे उंगली उठा सकते हैं। अभी काजी ईज़ा फाइज साहब जो जज हैं, बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, अभी उनके खिलाफ एक रेफरेंस गया है एसेट बियॉन्ड मीन्स का, ठीक है जी, वो बाजार अपनी उनको तो अलहदा कर दिया गया या बरी कर दिया गया उस हवाले से, लेकिन बेगम साहबा का केस चल रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि ज़ाती तौर पे वो इतने खौफनाक हमले कर रहे हैं। अभी आप देख लें, उन्होंने एक इशू उठाया था जी, तरक्याती फ़ंड हुकूमत 50 अरब करोड़ देने जा रही है, उन्होंने फ़ौरन नोटिस भेज दिया। उसके बाद फिर मेरा ख्याल है हज़ीमत वाली बात है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर नोटिस लिया कि जी हुकूमत ने तो कोई फैसला नहीं किया, बात हुई थी। कहने का मतलब यह है कि भी ऐसा क्यों होता है, अब कोई ना कोई वजह होगी। इलेक्शन कमीशन आज तो खामोश है, उसके बाद किस तरह बात करेंगे। इसी तरह दूसरे इदारों के लोग हैं, फाइज साहब हैं, तो मेरा ख्याल है अब यहाँ पे भी अपना देखना चाहिए कि अगर कोई इल्जाम आपके पास है तो आपको नीट क्लीन सामने आना चाहिए, ओपोनेंट को आप लाना शुरू करें। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बल्कि अदालत में ये भी कहा कि देखें जी, इमरान खान साहब ने और ये हुकूमत है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे पर हमला कर दिया है, और ये जो इस्तीफों की बात कर रहे हैं तो ये कल को अदालत को भी कह सकते हैं। इस पर जज साहिबान ने कोई रिमार्क्स नहीं दिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये हर कोई, ये इवन
नाकदीन भी सही। हुकूमत के ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हालिया फैसले हैं डस्का इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन के हवाले से और सही। सुप्रीम कोर्ट की राय आने के बाद भी जो उसने अमल नहीं किया, तो चीजें मुतनाज़ा और जरूर की। एक चीज़ पे तो सारे मेरा ख्याल है वो बात कर रहे हैं डील के डस्का के हवाले से। मुझे बयानात मेरे सामने पड़े हुए हैं एहसन इकबाल साहब के, राना सनाउल्लाह के और मरियम और एग्जेक साहबा के कि जी 20 हल्के खोले जाएं। लोग सवाल तो कर रहे हैं कि जी जो हारी हुई पार्टी या कंटेंडेंट है 20 हल्के खोलने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 335 के 35 खोल दिए। ये भी तो सवाल उठता है कि उन नहीं 20 उठता? में से भी 6 जो हैं एहतशाम साहब, उन 6 में से रिजल्ट मैच कर गए थे और बात तो 14 पे आ गई थी। और 14 से 360 पोलिंग स्टेशंस पर चले जाना जो है वो फिर हुकूमत को असल में जो हुकूमत का जो गुस्सा नजर आता है बुनियादी तौर पर ये है। सही। अब देखना ये कि ये आगे जाकर सूरत हाल क्या बनती है। जरा आ जाते हैं पीडीएम के मामलात पर। मुबशिर बुखारी साहब, ये जो खबरें आज आ रही हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अब अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए बाजिद हैं, हालांकि पहले मामला तय हो चुके थे। इसके साथ साथ आज मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि लॉन्ग मार्च की तैयारी आप करें और एक आध जमात अगर साथ नहीं भी देती तो इससे तहरीकें रुकती नहीं है। तो इन सारे मामलात को अगर देखा जाए तो आपको सिनेरियो क्या लगता है? आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी कहीं राय जुदा कर लेगी या रहेगी, ये इत्तेहाद रहेगा साथ? देखिए, पहले हमें ये जो सीन हुआ है, इख्तिलाफात इस नहज तक पहुंचे हैं कि इन्हें टैपर करना पड़ा, उसकी वजूहात जानना जरूरी है। नंबर 1, इस्तीफों की बात। पीपल्स पार्टी पहले दिन से इस पे बड़ा क्लियर थी कि इस्तीफे हमारी आखिरी ऑप्शन होंगे और बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा कि एटम बॉम्ब की तरह हम यूज करेंगे। दूसरी बात जो उस तरह सरफेस नहीं हुई, लेकिन आपने अपने इंट्रो में बता दिया कि हुआ कि वो होंगे और अगर वो हार गए तो अपोजिशन लीडर जो है पीडीएम की तरफ से एक जॉइंट अपोजिशन लीडर होगा जो पीएमएलएन की तरफ से होगा। लेकिन जो इत्तलात आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है अपना अपोजिशन लीडर लाने की उसने बात की, जिसके बाद डिफरेंसेस मजीद बढ़ गए। तीसरी बात गफूर हैदरी साहब की शिकस्त, और उसमें चूंकि उनको वोट बहुत सारे पीडीएम के नहीं पड़े, उस पे जेयूआईएफ को अपनी जगह पे एतराज थे। लेकिन एक बात यहाँ पे जो अभी तक मीडिया ने नहीं की और कम लोगों ने उसको हाईलाइट किया है कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट पीडीएम के कैंडिडेट फरतुल्लाह बाबर साहब भी केपी से इलेक्शन लड़ रहे थे और पीडीएम के 10 वोट उन्हें नहीं पड़े। और पीपल्स पार्टी ने, हैरानकुन बात है कि इस बात को सरसरी तौर पे डिस्कस किया पीडीएम की मीटिंग में, लेकिन इशू नहीं बनाया बंदा, उसकी सेनेट में पूरी थी और क्यों नहीं किया गया, ये सवाल जो है बनता था पीपल्स पार्टी का करना। ये तो है इख्तिलाफात की कहानी। आगे जो बात है, मुझे तो लगता है और मेरी बात हुई है, मौलाना फजल रहमान ने जो पहला रिएक्शन दिया पीडीएम की मीटिंग के बाद, वो पीडीएम के चेयरमैन के तौर पे, प्रेसिडेंट के तौर पे दिया। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, बहुत फ्रैंकनेस है उनकी आसिफ जरदारी साहब के साथ। ये हाल ही पेशावर में उनकी टोन आपको थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आई और मुझे लगता है कहीं मेरी गट फीलिंग है, और हमेशा मेरी ऐसी गट फीलिंग 90% तो ठीक होती है कि फ्यूचर में भी पीपल्स पार्टी साथ ही रहेगी। और इस्तीफों के मामले में देखिए, आज इत्तलात आ रही है कि मियां नवाज शरीफ के साथ टेलीफोनिक कल भी राब्ता हुआ, आज भी हुआ मौलाना फजल रहमान। एक चीज तो तय है कि इनकी सर्वाइवल के लिए तो जरूरी है कि इकट्ठे रहें, लेकिन गफूर हैदरी साहब अगर गिला करते हैं, वो कहते हैं मुझे तो गिला पीडीएम से कि मुझे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं दिए। तो आप वो क्या कहते हैं, आपने थले भी अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, भी अपना भी तो एहतसाब करें ना। और बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए, बल्कि एहतजाज एहसन साहब हम सब ये भी कह चुके हैं कि अगर हमें अलग करते हैं तो फिर ये अपने पांव पर कल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। बहरहाल आगे सूरत हाल क्या बनेगी तफसीलन बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए नाज़रीन कहा जा रहा है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब इस सारे सिनेरियो में जो पीपल्स पार्टी का स्टांस है, वो ये कह रहे हैं कि जो भी वो सिस्टम के अंदर रहकर ही हो। आपको याद होगा जब पीटीआई ने धरना दिया था कि नवाज शरीफ की हुकूमत गिराने का मुतालबा किया गया था, तब भी यही मौक़िफ़ था कि जमहूरियत डीरेल नहीं होनी चाहिए। आज भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी यही बात कर रही है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं दुरुस्त है और क्रेडिट देना चाहिए पीपल्स पार्टी को? देखिए सोनिया, ये मफादात की सियासत है। हाँ। लेकिन इसमें भी एक कैच यही है कि लाख इख्तलाफ आप करें जरदारी साहब से, लेकिन इस बात में तो वजन है कि भी सिस्टम को तो लपेटा नहीं जाना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि जी आपकी ख्वाहिश अगर पूरी नहीं होती तो आप मामले को सबको निपेट के चले जाएं।
आपको मैं ये पहले भी शायद बात हुई है, जब ये पनामा का केस अदील आया था उस वक्त नवाज शरीफ साहब जब तक जेल नहीं गए थे, आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे इतने खौफनाक बयान देते पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इकॉनमी के ख़िलाफ़। उन्होंने कहना शुरू कर दिया जी इकॉनमी डूब गई है, ज़मीन पे लग गई है। फिर उनके ही जो है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल साहब ने आके टेलीविज़न पे अपने लीडर को, जिसको कहते हैं, कंट्राडिक्ट किया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जी, मामला ठीक चल रहे हैं, इकॉनमी जो है ना वो सही ट्रैक पे चल रही है। देखिए अब मसला यही है कि अब इस मसले पे तो जरदारी साहब के चले ग्रेटर गोल हो सकते हैं, जो अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहेंगे, उनका हक भी है। कहने वाले लोग कह भी रहे हैं कि शायद अगला चांस उनका भी हो सकता है। देखिए इस सारे मसले में वो तो यही कह रहे हैं कि आपने अगर कोई रिलीफ लेना है तो इसी सिस्टम में रह के लेना है। आप एक सिस्टम से अगर बाहर रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर आपने 2 लोगों का नाम लेने के साथ एक और तीसरे नाम का भी, जरनैल का नाम लेना शुरू कर दिया। और फिर ये आप क्यों भूल जाते हैं कि पंजाब का में बयानिया आपका इस हवाले से नहीं बिका। हर घर से कोई ना कोई बंदा जो है ना फौज से उसका ताल्लुक है। आप लीडरशिप को इस तरह अगर तहज़ीक का निशाना बनाएंगे तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और फिर एक आम तौर पे क्यों सवाल लोग अदील पूछते हैं कि 7 आर्मी जर्नैल थे, चीफ थे, उनके साथ आपकी लड़ाई हुई। 3 आप सदूर थे, उनके साथ लड़ाई हुई। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, चीफ जस्टिस से, उनकी आपकी लड़ाई हुई। कोई बंदा ऐसा है आपकी लड़ाई नहीं। सवाल यह है कि जब आप फैसला कर लेंगे 14वीं तरमीम ला के अमीरुल मोमिनीन नहीं बनना है तो ज़ाहिर मामलात नहीं चलें। यहाँ पे भी उन्होंने यही किया। अब अंदर की इतलात आ रही हैं कि ये एजेंडा डिक्टेट करवा रहे थे नून वाले, और जरदारी साहब कहते थे ये क्यों कर रहे हैं भाई, आपने अगर ये बात करनी है। अब आप देखें कल से जो बहस हो रही है, एकदम गुस्सा कितना है। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं जी छोड़ देनी चाहिए, निकाल देना चाहिए इनको, और कायरा साहब कहते हैं नहीं हम आपको मुतबादल देंगे। भाई सवाल ये है कि आप इस सिस्टम में रह के क्यों नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताएं, अब जरदारी साहब अगर जिस तरीके से उनको ये भी ऑफर दी गई कि जी आप हुकूमत, आप सिंध की भले जना छोड़ें, यहाँ से आप चले जाएं। हाँ। देखिए इस तरह कोई नहीं करता। आपको दिल याद है कि जब इमरान खान के खिलाफ इसने नून के खिलाफ PMLN के खिलाफ जब धरना शुरू किया इमरान खान ने, और इस्तीफे दे दिए थे, KP में हुकूमत थी PTI की, वहां से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। तो ये वो चीजें हैं, ये पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। इसमें आप ये नहीं कर सकते। लेकिन एहतसाम साहब यही तो रोना है ना। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा है कि जब PDM बनी थी तो ये ऑप्शन था इस्तीफों का, तब उन्होंने क्यों सिग्नेचर किए। फिर वो बयानात भी आपको याद होंगे जब बिलावल साहब बड़े जोशो खरोश में ये कहते थे कि हमें सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे। शिकवा गिला ये है कि भाई आप इसी पॉइंट को लेके क्यों रगड़ रहे हैं, और आप ये बिल्डोज क्यों करना चाहते हैं। ये हम बात किसी वक्त और भी कर सकते हैं। और ये आप पहले जाएं तो सही ना, लॉन्ग मार्च में ना आए, धरने में जाएं। मैं तो देख रहा था हाफिज हुसैन अहमद का बयान होने का, ना इस्तीफे दिए गए ना लिए गए। मौलाना साहब को इस्तीफा देना चाहिए, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 नहीं, तो वो कहते हैं इनको कुछ नहीं मिला। फिर एक और मैं आपको बात बता दूं, बाकी पार्टियों में भी ये तासुर पकड़ा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी मर्जी कराना चाहते हैं, अपनी मर्जी से सारे फैसले कराना चाहते हैं। और अब मुझे एक और बात सुन लें, कल से ये एक बात और शुरू हो गई है अदील के PMLN के अंदर जो लेजिस्लेटर हैं उनके भी तफावत बढ़ रहे हैं MNAs MPs के कि हमें इस्तीफे नहीं देने। अच्छा, लेकिन अदील मैं आपकी तरफ आऊंगी। पीपल्स पार्टी की पूरी एक तारीख है। ज़ाहिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी ज़ाहिर एक बार उन्होंने बाइकआउट की सियासत की थी और फिर बाद में उस पर रिग्रेट भी किया था। उन्होंने कहा था ये हमारी सियासी गलती है, सिस्टम से बाहर जाकर अब डिलीवर नहीं कर सकते। तो फिर ये बयानात क्यों दिए गए कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी देनी पड़ी तो भी दी जाएगी। ज़ाहिर एक यकीन दहानी भी करवाई गई और अब ज़ाहिर यही रोना रो रहे हैं। जरदारी साहब ने इस बात को कोट भी किया। उन्होंने कहा 85 का नॉन पार्टी इलेक्शन जो है ना, बीबी आज तक यही कहती रही अपनी शहादत से पहले कि हमने गलत काम किया। और वो कहते हैं, जरदारी साहब ने पूरी PDM की टीम को ये बताया कि हमारा फलसफा, बीबी का फलसफा है कि हमने खुला मैदान जो है ना वो नहीं छोड़ना, पार्लियामेंट को खुला नहीं छोड़ना, खाली नहीं करके किसी और को देनी, इसलिए हमें वहां लड़ाई लड़नी चाहिए। देखें जी, नून लीग के एहतशाम साहब अपने कई MNAs जो हैं वो जरदारी साहब को दुआएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी शुक्र है जी इन्होंने बचा लिया हमें इस्तीफे देने से। वो लाखों करोड़ों रुपया लगा के कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉलिटिक्स करके ऊपर आए हैं। उसके बाद इस्तीफे देने के बाद अगला लायामल क्या होगा नजर आ रहा है लोगों को। इसके बाद इलेक्शन होंगे, इसके बाद अच्छा जरदारी साहब से ये तवक्को करना कि 9 जमातें जो बाहर बैठी हुई हैं हुकूमतों से, सूबाई हुकूमत में बैठी हुई जमात को कह रही हैं आप हमारे लिए इस्तीफा दे दें, उसके बाद क्या होगा जी, सिस्टम डीरेल होगा, उसके बाद क्या होगा जी, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद क्या होगा जी, आपको पंजाब में हुकूमत मिल जाएगी, हमें सिंध में। तो भाई वो तो सिंध में पहले ही कर रहे हैं। तो किसके लिए जरदारी साहब इस्तीफे देते? उनसे तवक्को ये लगा लेना कि वो इस्तीफे देंगे PDM के लिए, मैं समझता हूं ये तवक्को लगा लेना ही कोई दानिशमंदी नहीं थी। और जहां तक ताल्लुक है कि जो दीगर जमातें हैं, सवाए मौलाना के
लॉन्ग मार्च के लिए किसी जमात की तैयारी भी नहीं थी। मौलाना की तैयारी हर वक्त एहतशाम साहब होती सही, ठीक है। तो उन्होंने दीगर जमातों ने सबसे आसान ये समझा कि लॉन्ग मार्च की उस तरह तो तैयारी नहीं है कि सस्टेन कैसे करना है, तो उन्होंने कहा इस्तीफों पे फिर बात बनी नहीं, तो उन्होंने कहा इसको ही पोस्टपोन कर दो। सही। मुबशिर बुखारी साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब मौलाना ने तो बाकायदा तौर पर कह दिया है कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, सारे पीपल्स पार्टी तो इस्तीफे देने को तैयार नहीं। आपको लगता है कि माइनस पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों की तरफ बात बढ़ सकती है और पीपल्स पार्टी के बगैर इस्तीफों की कोई अफादियत होगी? जी देखिए, हम फिलहाल एक सिनेरियो ले लेते हैं कि हम सिंध गवर्नमेंट नहीं छोड़ते, नेशनल असेंबली से इस्तीफे दे देते हैं। 160 की पीडीएम की स्ट्रेंथ है, जिसमें रिजर्व सीट्स भी शामिल हैं। उसके बाद क्या गारंटी है कि जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे? हो सकता है कि वो प्रेशर माउंट ही ना हो पाए और बाई इलेक्शन करा दें। और क्या ऐसी सूरत हाल में अगर बाई इलेक्शन हो जाएंगे, कोई अखलाकी जवाज पीडीएम के पास रह जाएगा उन बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेने का? वंस आप एक इस्तीफा दे चुके हैं, और अगर वो, चलिए अखलाकियात को भी छोड़िए, यहाँ पे पहले कौन सी फॉलो की जाती हैं, अगर हिस्सा ले भी लेते हैं, गारंटी करते हैं कि ये मौजूदा जो स्ट्रेंथ है इतनी मेंटेन कर पाएंगे? तो ये हाइपोथेसिस तो बहुत अच्छा लगता है कि जी इस्तीफे दे दीजिए, एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। नहीं होता। मौलाना फजल रहमान बहुत बजिद हैं। ये याद करें, मुशर्रफ दौर में जब काजी हुसैन अहमद इनसे फरमाते थे कि इस्तीफा दे दीजिए, मौलाना ने उस वक्त तो नहीं दिया क्योंकि अपोजिशन लीडर थे और अपनी अपोजिशन लीडरशिप सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसी सूरत हाल में अब पीपल्स पार्टी से डिमांड करना, जो कि एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, अदील भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की कि नेट रिजल्ट क्या निकलेगा अगर पीपल्स पार्टी के पास फिर सिंध गवर्नमेंट आ जाएगी, तो इस एक्सरसाइज में क्यों जाए। हाँ, आपके सवाल पे आता हूं। जी, वो पीपल्स पार्टी कह रही है मुतबादिल हल देंगे, इस्तीफे ना भी दिए तो आपके ख्याल में क्या मुतबादिल हल हो सकता है? जी देखिए, जो पहले ही मुतबादिल हल दिया था, ये क्या चाहते हैं पीडीएम वाले? गवर्नमेंट चेंज चाहते हैं। आसिफ जरदारी साहब ने वाज़ेह हल दिया था, जी आपको पंजाब में और फेडरल लेवल पे मैं नो कॉन्फिडेंस करवा दूंगा। सक्सेस का भी कोई गारंटी की बात उन्होंने की थी। तो मेरा ख्याल है मुतबादिल हल यही होगा कि पंजाब से वो शुरू होंगे और नेशनल असेंबली तक जाएंगे, और मेरा ख्याल है यही आईनी रास्ता है और इसी की बात ही पीपल्स पार्टी पहले दिन से कर रही है। और ये वो फाइट है जो आप सिस्टम के अंदर रह के लड़ सकते हैं, उसमें हार हो या जीत हो, लेकिन लड़ाई यही है। आप एहतशाम साहब, जी ठीक, एहतशाम साहब, ये सिस्टम के अंदर रहकर जिस तरीके से पीपल्स पार्टी बात कर रही है, सिस्टम के अंदर रहकर क्या गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचा सकती है पीपल्स पार्टी? आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में जो कुछ हुआ उससे पहले पूरी एक तारीख है। देखिए, पीडीएम के बहुत सारे लोग सीनियर एलिमेंट जो हैं और सियासतदान, फर्स्ट सेकंड थर्ड टियर के जो लोग हैं, आप भी उनसे मिलते हैं, हम सब लोग मिलते हैं, वो ये बात सोनिया तस्लीम करते हैं कि एक टफ टाइम हुकूमत को देने का एक जो जगह है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में आप जब भी हुकूमत कानून साजी करती है, नए बिल लेके आती है, आप कन्फ्रंट करते हैं, आप वहाँ, और फिर आप देख लें 150 पार्लिमानी कमेटियाँ वो गैर फाल हो चुकी हैं। मतलब आप देख लें जब से इलेक्शन हुआ किसी की मीटिंग नहीं हुई। अब बाकी आप देखते हैं जो बड़ी बड़ी कमेटियाँ, और एक और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग, उसकी मीटिंग भी मेरा ख्याल नहीं अब होती, जब से और जिस तरीके से राना तनवीर साहब को बनाया गया है। अभी सवाल इस वक्त यही है कि जी आप मामलात को किस तरह टैकल करेंगे। अब एक जो बार बार लोग ये बात कर रहे हैं कि जो गुस्से और तनाव की पॉलिटिक्स की है फजल रहमान साहब ने और मरियम साहबा ने, और तीसरे साहब हैं जो बैठे लंदन में, वो तीसरा हल चाह ही नहीं रहे। वो उनको लगता है कि जी हमें सिवाय इलेक्शन में जाने के कोई हल नहीं है। भाई इलेक्शन में जाने के बाद आप कल कहते थे कि जी हम बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, हम किसी तरह इस पार्लियामेंट को मानते ही नहीं थे। इसी पार्लियामेंट में आपने जाके सेनेट के इलेक्शन कराए, इसी पार्लियामेंट से मौलाना फजल रहमान से सदारती इलेक्शन लड़ा था। मतलब कंट्रडिक्शन है ना, एक तरफ आप कहते हैं जी जाली असम्बलियाँ, फिर उसमें हिस्सा भी लेते हैं। तो बेहतरीन तरीका है कि यहाँ जाके बैठे, उनको टफ टाइम दें। और आज जो आप देख लें पीडीएम की तहरीक, जब तीसरे मरहले में इनको पता चला कि जी नई बात बन रही, आम आदमी नहीं आया, आम आदमी की आपने बात ही नहीं की, आपने महंगाई की बात अब करना शुरू की है। अब आप बात भी कर रहे हैं तो मरियम भी कहती है जी किलो दर्जन अंडे जो है वो दर्जन नहीं कहती। आप ये कह रहे हैं एहतशाम साहब कि बेहतरीन फोरम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर वक्त को टफ टाइम देना है ऑपोजिशन ने तो फिर पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल किया जाए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब, अदील वड़ाइच और एहतशामुल हक साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।